वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रीट मुख्य परीक्षा लेवल फर्स्ट में एक टॉपिक है सामाजिक अध्ययन का, जिसका नाम है मुगल वंश। हो सकता है मुगल वंश के राजाओं से क्वेश्चन सीधा बादशाहों से दे दे या कोई एक प्रशासनिक व्यवस्था से प्रश्न दे दे, क्योंकि जाहिर सी बात है भी एक आधा प्रश्न पक्का आना है। तो आज मैं मोटी मोटी जितनी भी मुख्य रूप से मुगल प्रशासनिक की जो बातें हैं ना वो चर्चा कर लेता हूँ 10-15 मिनट में। तो हो सकता है यहाँ से सीधा एक प्रश्न आ जाए, आए ना आए वो तो देखो अलग बात है। हमें कर्म करते रहना है, फल की इच्छा करनी नहीं है। क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। हमें जो टॉपिक दे दिया हमें उसको पढ़ना पड़ेगा। देखो, मुगल कालीन प्रशासन की मैं चर्चा करूंगा। आपको लगातार वीडियो दे रहा हूं मैंने। बाबर, हुमायूं और अकबर का टॉपिक दे दिया। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इनकी भी मैं चर्चा करूंगा। मैंने आज मुगल प्रशासन आपको दे दिया जो इंपॉर्टेंट है। देखो, मुगल काल में प्रशासन में सर्वोच्च होता था सम्राट, यानी बादशाह होता था। सीधी सी बात है। सम्राट को सलाह देने के लिए केंद्रीय मंत्री परिषद होती थी, उसको विजारत कहते थे। यानी जो मंत्री परिषद है ना, आज अपने कहते हैं ना मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद, उसको ये किस नाम से पुकारते थे? विजारत। बाबर और हुमायूं के समय में सम्राट के पश्चात कोई दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद था तो वजीर यानी वकील का था। वजीर को वकील कहते थे। ये क्या कह रहा है कि बाबर और उसका पुत्र हुमायूं था, इन दोनों ने जब राज किया था तो वो सम्राट थे। उनके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता था वजीर वकील का। किसे वजीर ए आला या वकील ए मुतलक के नाम से जाना जाता था। वकील को वजीर कहते थे। ठीक है। वकील के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए अकबर ने कौन सा नया पद सर्जित कर दिया? अब देखो, मैंने बताया कि बाबर और हुमायूं के समय वकील विजारत चलता, वजीर चलता था, और अकबर ने एक नया पद बना दिया, दीवान। जैसे प्रमुख दीवान थे टोडरमल, मुजफ्फर खां। ठीक है। फिर जो सैन्य विभाग होता था, क्योंकि उस समय बादशाह, लड़ाई, दंगे, युद्ध होते थे सारे, तो सर्वोच्च अधिकारी जो न्याय विभाग का होता था, सैन्य विभाग का, वो मीर बख्शी होता था। और इसका जो विभाग होता था उसको कहते थे दीवान ए अर्ज या अरिज। सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी मीर बख्शी। सिंपल सा प्रश्न है। रीट लेवल फर्स्ट वाले तो कोई परेशानी नहीं उठानी, बिल्कुल एकदम तरोताजा मस्ती से पढ़ा करो आराम से। जितने दिन है टेंशन नहीं लेनी, टेंशन से कभी एग्जाम क्लियर नहीं होता। देखो, फिर देखो, मुगल सेना को वेतन देने का कार्य मीर बख्शी के स्थान पर कौन करता था? कार्य मीर बख्शी के स्थान पर दीवान ए तन करता था। ठीक है। सदर ए सुदूर क्या था? बादशाह का सर्वोच्च धार्मिक सलाहकार था। यानी सदर ए सुदूर किसको कहते थे? बादशाह का सर्वोच्च जो धार्मिक, जो धर्म के मामले में सलाह लेनी होती थी, जैसे आजकल बनते हैं ना आर्थिक सलाहकार, गृह सलाहकार, ऐसे ऐसे थे। दान दी जाने वाली भूमि लगान मुक्त होती थी, उसे क्या कहा जाता था? यानी दान दे जाते थे तो वो भूमि क्या होती थी? लगान मुक्त होती थी, उसे कहते थे सरयुगल या मदद ए मास। मदद ए मास कहते थे। न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायाधीश क्या कहलाता था? काजी। कहते हैं ना काजी, मुस्लिम धर्म में काजी, काजी उल कुजात। शाही तोपखाने का प्रधान अधिकारी होता था मीर ए आतिश। हालांकि इतना थोड़ा, बस थोड़ा सा देख लेना, ज्यादा रटना नहीं है इनको। मीर ए आतिश। जल सेना का प्रधान अधिकारी होता था मीर ए बेहर। मुशरिफ कौन होता था? मुशरिफ आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला। आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला। अमील, अमील क्या होता था? इस व्यक्ति को मुगल काल में 1 करोड़ दाम की आय वाले परगने तहसील में नियुक्त किया जाता था। यानी जो व्यक्ति 1 करोड़ दाम की आय वाले परगने तहसील में नियुक्त होता था ना, उसको अमील कहते थे। सूबे के गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था वाकिया नवीस। पहले गुप्तचर विभाग होते थे। नोट, सूबा। अब ये चीज याद रखना, हो सकता है ये प्रश्न पूछ ले कि जो आज अपना मान के चलो राजस्थान, अपना जैसे अपना राज्य कौन सा? राजस्थान। उस समय जो वो पूरे देश हिंदुस्तान के थे, तो जो जैसे राज्य को वो प्रांत को सूबा कहते थे, फिर जिले को वो सरकार कहते थे, और तहसील को वो परगना कहते थे, और परगने के बाद ग्राम होता था। जैसे आज है ना, गांव हो गया, तहसील हो गया, जिला हो गया, राज्य हो गया। उसी प्रकार इनका सूबा, सरकार, परगना, ग्राम। क्रम से पूछ ले, सबसे ऊपर सूबा, फिर सरकार, फिर परगना, फिर ग्राम। अब मुगल प्रांत में प्रांत क्या होता था? सूबा। और मुख्य अधिकारी होता था सूबे का सूबेदार या सिफे सालार या गवर्नर कहते थे, जिसे आज हम जिला कलेक्टर कहते हैं। अकबर के समय सूबे 15 थे, शाहजहां के समय 18 हो गए, और औरंगजेब के समय 20 हो गए। ठीक है। औरंगजेब के समय 20 सबसे ज्यादा थे, ये प्रश्न आता है। ठीक है। फिर प्रांतों में, प्रांतों सूबों में सर्वोच्च न्यायाधीश था, प्रांतीय सदर था।
प्रांतों के अंदर यानी सूबों में सर्वोच्च जो न्यायाधीश कहते थे प्रांतीय सदर। जैसे आजकल अपने कहते हैं ना कि जिले में जो मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट का काम कौन करता है? कलेक्टर। उसी प्रकार प्रांतीय सदर था। फिर सूबों के नीचे थी सरकार, और सरकार का मुख्य अधिकारी फौजदार, अमलगुजार या आमिर। ठीक है, अपने तो हाईकोर्ट होता है, जैसे हाईकोर्ट होता है, मुख्य न्यायाधीश, और सरकार जिले को कहते थे, यानी जिसको फौजदार, अमलगुजार या आमिर, जैसे जिला कलेक्टर। ठीक है, तो फौजदार का काम था कानून शांति व्यवस्था बनाना, और अमलगुजार का नाम था वित्त लगान, जैसे आज कलेक्टर करता है। मुगल काल में जिलों को परगनों में बांटा गया। फिर परगनों के जिलों को क्या आगे, सरकार के बाद में परगने आगे, जिसको हम तहसील कहते हैं, और मुख्य अधिकारी इसका सिकदार होता था। ये इंपॉर्टेंट है, परगनों का सिकदार, जैसे अपने तहसीलदार। अकबर ने 1 करोड़ दाम उगाने का कार्य सौंपा था, उसे करोड़ी नाम दिया था। परगने में पटवारियों का प्रधान होता था कानून को, आज भी ये देख लो। शाहजहां के समय सरकार व परगने के मध्य किस प्रशासनिक इकाई का गठन कर दिया था? चकला। ठीक है, अब ये ना यार क्यों लुगाइया तो छोरियां तो बस इतना ही चकलो आंती, चकला के सागे बेलन है, चकलो बेलन। ठीक है, ये समझ रहे हो कि शाहजहां के करियो सरकार, सरकार यानी कौन सा जिला, परगना यानी तहसील के बीच के आ गयो चकलो बेलन आ गयो, चकला, ये समझ लो उपखंड आ गए। जात व सवार का संबंध है मनसबदारी व्यवस्था से। अकबर ने शुरू की थी मनसबदारी प्रथा। जात का मतलब होता है उस सैनिक को कितना वेतन दिया जाता है, अधिकारी को। सवार का मतलब होता है उसके पास कितने घुड़सवार है, कितने घोड़े हैं, उससे जात और सवार में बंटा था। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह कहलाते थे मनसबदार। भारत में मनसबदारी का जनक है अकबर, और इसकी जानकारी मिलती है आईने अकबरी में। मनसबदारी प्रथा में सबसे ऊंची सैनिक उपाधि थी खान ए जमा, खान ए जहां। अब ये सारे फारसी के हैं, इसलिए हमें ऐसे लग रहे हैं उटपटांग शब्द। मुगल काल में सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदारों की संख्या किसके काल में थी? देखो बहुत बड़ी बात, औरंगजेब के समय सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार थे। पहला मुगल बादशाह जिसने मराठों को पहली बार मनसब प्रदान किए थे जहांगीर, यानी मनसब प्रदान किए थे जहांगीर। मुगल काल के समय राजस्थान के किस क्षेत्र पर नील की खेती होती थी? बहुत बार प्रश्न आ गया, बयाना भरतपुर में। ठीक है, राजस्थान के किस क्षेत्र में नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था? शुद्ध नील की खेती के लिए, यानी उत्तम किस्म की नील होती थी, बयाना भरतपुर में, और एक स्थान है सरखेज गुजरात में। मुगल काल में कृषक वर्ग 3 वर्गों में विभाजित था, खुदकास्ट, पाहीकास्ट और मुजारियन। भारत में निर्मित कपड़ों को क्या कहा जाता? केलिको। भारत में जो निर्मित कपड़े होते थे उनको केलिको कहते थे, और रेशमी वस्त्र को कहते थे पटोला। जो रेशमी वस्त्र पहनते थे वस्त्रों को कहते थे पटोला। मुगल काल में वस्तु विनिमय का माध्यम थी हुंडी। हुंडी एक प्रकार का अल्पकालीन ऋण था, यानी वस्तु विनिमय का जो माध्यम था मुगल काल में हुंडी था। किसने शुद्ध चांदी का रुपया 180 ग्रेन और तांबे का दाम 380 ग्रेन प्रचलन किया? ये तो हम जानते हैं, शेरशाह सूरी, जीटी रोड, शुद्ध चांदी का सिक्का यानी रुपया चलाया। बाबर ने काबुल में चांदी का सिक्का किस नाम से चलाया था? शाहरुख नाम से। बाबर ने काबुल में एक चांदी का सिक्का चलाया था, और इसने चांदी के सिक्के भी खूब बांटे थे, इसलिए इसको उपाधि प्राप्त है कलंदर की। अकबर के काल में किस स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन था? अकबर के काल में मुहर नाम की स्वर्ण मुद्रा चलती थी। क्या नाम है? मुहर। फिर देखो, अकबर द्वारा प्रचलित सबसे बड़ा सोने का सिक्का था शशंभ था, शशंभ था। ठीक है, चांदी का सिक्का जलाली था, क्योंकि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नाम से था इसका पूरा नाम। स्वर्ण सिक्का इलाई था, और तांबा सिक्का दाम था। तांबा दाम, स्वर्ण इलाई, और सबसे बड़ा शशंभ। शाहजहां के काल में आना सिक्का चलता था, और जहांगीर के काल में निसार सिक्का चलता था। मुगल काल में सर्वाधिक रुपए की ढलाई हुई थी औरंगजेब के समय। मुगल काल में राजस्व का मुख्य आधार कृषि था भी। पोलज भूमि सबसे उपजाऊ भूमि थी। पापा कहते हैं पोली भूमि, पोली बढ़िया बीज उगे पोली। प्रति भूमि 1 वर्ष के लिए खाली छोड़ना था, और चाचर भूमि 2 वर्ष के लिए खाली छोड़ना था, और बंजर भूमि पर खेती नहीं होती थी। 4 प्रकार की थी। मुगल काल में भू राजस्व निर्धारण के लिए प्रथा प्रचलित थी नस्क या कनकूत। ठीक है, मुगल काल में भू राजस्व के लिए प्रथा थी नस्क या कनकूत। आईने ए दसाला पद्धति बनाई थी टोडरमल व मंसूर ने। आईने ए दसाला पद्धति टोडरमल व मंसूर। सर्वप्रथम मुगल काल में जरीब का प्रयोग किसने किया था? अकबर ने। जरीब गज ए सिकंदरी, गज ए बाबरी। इसने कौन सी जरीब यूज की? गज ए सिकंदरी, जो सिकंदर के समय चलती थी, सिकंदर लोधी के समय गज ए बाबरी। अब देखो, जजिया कर नाम सुना है? ये गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला था।
जैसे अकबर ने 1564 में बंद किया था और औरंगजेब ने वापस 1679 में लगा दिया था। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था अपने भारत। जकात कर क्या होता है? मुसलमानों से उनकी संपत्ति की राज्य द्वारा सुरक्षा करने के बदले में संपत्ति का 40वां भाग वसूला जाता था। ठीक है। जजिया कर तो गैर मुसलमानों पर लगता था और जकात कर मुसलमानों पर लगता था संपत्ति के लिए। खुम्स या खम्स नाम सुना होगा, युद्ध में लूटे गए माल का भाग होता था। खालसा भूमि राजा के अधीन होती थी। मुगलकालीन भाषा फारसी थी, राजभाषा फारसी थी, यह ध्यान रखना। हालांकि आगे जाके उर्दू हो गई। मुगल काल में सियालकोट प्रसिद्ध था मदरसा व्याकरण शिक्षा के लिए। बाबरनामा के रचयिता बाबर, बाबरनामा के रचयिता बाबर, और बाबरनामा का हिंदी में अनुवाद किया था डॉक्टर मथुरादास ने। डॉक्टर मथुरादास शर्मा ने हिंदी में अनुवाद कर दिया था बाबरनामा। और बाबर तुर्की भाषा में लिखी हुई थी, तुझ के बाबरी। इसको बाबरनामा फारसी में अब्दुल रहीम खान ने खाना लिखा। मुंबईयान जिसको कहते हैं नई काव्य शैली है और दीवान कविताओं का संग्रह की रचना बाबर ने की थी और बाबर ने 4 भाग शैली में भाग भी बनवाए थे। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, आईने अकबरी अबुल फजल। अकबर के दरबार में 59 कवियों का इसमें उल्लेख किया गया है। मुंतक उत तवारिक नाम सुना आपने, बदायूनी, इसे हिंदुस्तान का इतिहास माना जाता है। इस ग्रंथ को इसमें हिंदुस्तान का इसे इतिहास माना जाता है, मुंतक उत तवारिक। इस बदायूनी ने हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था ना। अकबर ने किसकी देखरेख में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? फेजी। ये फेजी अबुल फजल का भाई था, अकबर का नवरत्न था। महाभारत का फारसी में नामकरण, तो फारसी में रज्जमनामा। ठीक है। कुछ ग्रंथ जिनका फारसी में अनुवाद हुआ, देखो लीलावती ग्रंथ है, उसका फेजी ने फारसी में अनुवाद किया। राजतरंगिणी जो कश्मीर वाली है, मौलाना शेरी ने किया। पंचतंत्र अबुल फजल ने किया और नाम रख दिया अनवर ए शाहिली। नल दमयंती नाटक फेजी ने किया। फेजी ने लीलावती और नल दमयंती का, अबुल फजल ने पंचतंत्र का और मौलाना शेरी ने राजतरंगिणी का। फिर देखो रामायण और महाभारत ग्रंथ है ना, इनका फारसी में अनुवाद बदायूनी ने शेख सुल्तान व नकीब खान ने किया। रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने शेख सुल्तान और नकीब खान ने, और महाभारत का नाम कर दिया रज्जमनामा। फिर और ग्रंथ है जैसे भागवत, भगवत गीता, योग विशिष्ट और वेदांत, फेजी ने फारसी में अनुवाद किया। भागवत पुराण का राजा टोडरमल ने कर दिया भागवत पुराण का। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है अकबर, चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर और स्थापत्य कला का शाहजहां। मया सिरे आलमगिरी ग्रंथ के रचयिता है मोहम्मद शाकी। जदुनाथ सरकार ने मुगल साम्राज्य का गजेटियर कहा है, ये बहुत इंपोर्टेंट है, गजेटियर कहा है। फिर देखो अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। जगन्नाथ पंडित किसका राजकवि था? शाहजहां का। अकबर ने कविराज की उपाधि बिरबल को दी थी। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के, जिनकी रचना है रामचरितमानस। और सूरदास जी भी अकबर के समकालीन थे, सूरदास जी, तुलसीदास जी। उर्दू भाषा को राजकीय संरक्षण किसने दिया था? मोहम्मद शाह रंगीला ने। फारसी के बाद उर्दू आने लगी। तुजुके बाबरी में किस चित्रकार का उल्लेख है? बेहजाद का, पूर्व का रोफेल बेहजाद। ईरान से हुमायूं किन चित्रकारों को लाया था? मीर सैयद और अब्दुल सम्मद को, मीर सैयद अब्दुल सम्मद को। जहांगीर के दरबारी चित्रकार एक तो था मंसूर, का नाम सुना, अब्दुल हसन, इंपॉर्टेंट थे, बाकी बहुत सारे थे। मंसूर ने पशु पक्षियों के चित्र बनाए और साइबेरियन सार्स का चित्र बनाया था। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र जहांगीर के समय किसने बनवाया? फारूक बेग ने। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? नगाड़ा। क्या बजाता था? नगाड़ा। मियाँ की मल्हार मियाँ की सारंग रचना है तानसेन, बहुत ही शानदार संगीतज्ञ थे अकबर के दरबार में। मियाँ की मल्हार मियाँ की सारंग रचना। अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी तानसेन को। अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी तानसेन को। और शाहजहां ने गुण समुद्र की उपाधि किसे दी थी? शाहजहां ने गुण समुद्र की उपाधि दी थी लाल खां को। तुहफातुल हिंद संगीत ग्रंथ की रचना किस काल में हुई? औरंगजेब के काल में। सदारंग अदारंग नेमत खां किसके दरबारी संगीतज्ञ थे? मोहम्मद शाह रंगीला के। सदारंग अदारंग नेमत खां। पानीपत की काबुली बाग मस्जिद और संभल की जामा मस्जिद के निर्माता बाबर। ये प्रश्न अब की बार फर्स्ट ग्रेड में आया है। पानीपत के अंदर काबुली बाग मस्जिद और संभल की जामा मस्जिद के निर्माता बाबर।
अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाई थी मीर बक्की ने, बाबर के लिए। आगरा में चार बाग का निर्माण करवाया था बाबर ने। ठीक है, अब देखो हुमायूं का मकबरा, निर्माण हाजी बेगम ने करवाया, सौतेली माँ थी, निर्माण करवाया था हाजी बेगम सौतेली माँ। वास्तुकार मिर्जा ग्यास, ईरानी शैली पर। दी गुंबदी प्रणाली का प्रयोग हुआ। ताजमहल का पुरोगामी, कहते हैं कि शाहजहां ने हुमायूं के मकबरे को देखकर ही ताजमहल बनाने की आस जगी थी। मुगलों की कब्रगाह इसको कहते हैं। 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह को यहीं बंदी बनाया गया था। ठीक है, फिर अकबर द्वारा निर्मित करवाए गए दुर्ग, आगरा का किला, इलाहाबाद दुर्ग, लाहौर दुर्ग, अटक दुर्ग। जहांगीरी महल बनवाया इसने आगरा में। फतेहपुर सिकरी महल बनवाया। बुलंद दरवाजा 1572 में गुजरात विजय की याद में, यह प्रश्न आता है कि अकबर ने किस विजय की याद में बुलंद दरवाजा बनवाया? गुजरात विजय की याद में फारसी शैली। पित्रादुरा शैली में एतमादौला का मकबरा बनवाया था जहांगीर ने, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पित्रादुरा शैली में एतमादौला का मकबरा जहांगीर ने बनवाया था, ये नूरजहां का बाप था ना वो। फिर शाहजहां द्वारा निर्माण देखो, ताजमहल आगरा, वास्तुकार बेरेनियो बेसेनियो इटली, लेकिन मुख्यतः अहमद लाहौरी। इसका वास्तुकार इटली का था बेरेनियो बेसेनियो, लेकिन मुख्य जो था अहमद लाहौरी था। और प्रधान शिल्पी उस्ताद ईसा खां, उस्ताद ईसा खां प्रमुख प्रधान शिल्पी था ईसा खां। लाल किला बनवाया दिल्ली वाला, इसका वास्तुकार हमीद अहमद था। जामा मस्जिद दिल्ली की बनवाई, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। ठीक है, औरंगजेब ने भी बनवाए थे। बीबी का मकबरा औरंगाबाद, दक्षिण भारत का ताजमहल कहते हैं। लाहौर की बादशाही मस्जिद बनवाई, बनारस की मस्जिद बनवाई, और लाहौर का चाबुर्जी बाग बनवाया। सर टॉमसरो को खान की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर। ये देखो, विदेशियों को, अंग्रेजों को नहीं छोड़ा, जहांगीर ने सर टॉमसरो जो मिला था ना मैगजीन दुर्ग के अंदर, ठीक है, जहांगीर ने इसको खान की उपाधि दे दी, बना दिया खान इसको। अथर्ववेद का अनुवाद किया था दाराशिकों ने, औरंगजेब का भाई था दाराशिकों ने अथर्ववेद जो चौथा ग्रंथ है ना उसका अनुवाद किया था। शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी को कहते थे करोरी, और मुहतसिब, मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी था। कौन था? मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी था। ये मैंने आपको मुगल प्रशासनिक व्यवस्था, देखो वैसे तो बहुत बड़ी है। मुगल काल 1526 से लेकर 1858 तक की कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन इतना नहीं पढ़ना हमें, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरे इतिहास को खंगालें। मैंने पूरे प्रशासनिक व्यवस्था से मुख्य मुख्य चीजें निकालने की कोशिश की है। उम्मीद है कि अगर प्रशासनिक व्यवस्था से अगर वो प्रश्न पूछ लेता है तो वो यहाँ से बाहर क्या देगा। हमें इतनी चीजें पढ़नी है, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैं वीडियो दे रहा हूँ मुगल वंश से, इतना आप पढ़ लेना, अगर आएगा तो यहाँ से आ जाएगा, वरना अगर उठ पटांग कोई ऐसा प्रश्न आ जाए कि हमें पता ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हमारे नंबर कब बनेंगे? जब हमारे पास 4 ऑप्शन है, जब हम ये सोच पाए कि चारों में से हमें 2 आते हैं 2 नहीं आते, तो हम कोशिश करेंगे। अगर हमें चारों ही नहीं आते तो हमें उसको नहीं हिलाना है। और एक बार किसी, अगर आपको करना ही यार, एक बार पहली नजर किसी पर पड़ गई किसी भी ऑप्शन पे, वो कर देना, वो सही ही निकलेगा। अगर ऐसे मन में आया नहीं यार ये नहीं ये नहीं ये, पहले जो देखा उसको कर देना, क्योंकि पहली नजर में जो चीज देखी जाती है वो हमेशा अच्छी लगती है और सही भी होती है। तो इस प्रकार बने रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, सफलता एक दिन आपको मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।